हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये है वीकली करंट अफेयर्स मार्च 2024 के फोर्थ वीक का। और सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के बारे में जिक्र कर लें जिन्होंने इससे पहले वाला जो वीकली करंट अफेयर्स था उसका टेस्ट दिया था सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर, और वो बेहतरीन स्थान प्राप्त किया उन सभी ने टॉप 10 ने। ओके, वैसे तो हजारों स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, लेकिन ये टॉप 10 है जिनके नाम बताने जा रहा हूँ मैं। तो नंबर 1 है सुधीर कुमार, सेकंड स्थान पे है अमित भदौरिया, थर्ड स्थान पे ज्योति सिंह, फोर्थ पर चंदेर प्रकाश, फिफ्थ पे विनती कुमारी, सिक्स्थ स्थान है खुशबू पटेल का, सातवां स्थान है ममता का, आठवां कल्पना मंडल, नौवां स्थान है सुमन भारती और 10th स्थान पे है रॉबिन। आप सभी को बधाई हो। आप में से ज़्यादातर जो है ना वो पिछले सप्ताह भी टॉप 10 में आए थे। इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो बेहतरीन चल रही है। तो अब शुरू करते हैं और सबसे पहले राजनीति, केंद्र जो फैसले, इन सबसे रिलेटेड जो कंटेंट है उसको देते हैं, फिर अलग अलग टॉपिक्स भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन होगा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने किस मुख्यमंत्री को मार्च 2024 में गिरफ्तार कर लिया? आंसर होगा अरविंद केजरीवाल। क्या मामला है? दरअसल शराब नीति से संबंधित मामला है और ये आरोप लगाया गया है कि शराब नीति बदलकर और कुछ कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचाया गया। तो देखिए, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और उससे पहले एक मुख्यमंत्री, एक अपने पार्टी का जो संयोजक है, चीफ है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है इस पूरे मामले में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2024 में कितनी क्रूर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर बैन लगा दिया है? आंसर होगा 23। ठीक है, टोटल 23 हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर है। तो इन सब पर बैन लगा दिया गया। दरअसल हमले कर रहे थे और कई लोगों की जान भी चली गई थी इस वजह से। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 23 क्रूर और खतरनाक नस्लों के कुत्तों पर लगाए गए बैन पर किस राज्य के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी? आंसर होगा कर्नाटक। हालांकि ये जो रोक है वो केवल कर्नाटक क्षेत्र में ही रहेगा, और तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कहा है कि ये हम रोक लगा रहे हैं। ठीक है, कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन है? वो है सिद्धारमैया है। अगला क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी किया, तो इसके अनुसार मतदान कब होगा? आंसर होगा 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में। ठीक है, तो 7 चरणों में ये चुनाव हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, तो उन्होंने इसका ऐलान किया है। और जो 17वीं लोकसभा है, यानी जो अभी जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त, तो उसका जो कार्यकाल है वो 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। उसके बाद फिर 18वीं लोकसभा की सरकार बनेगी और उसमें जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो कौन कौन है, हाल ही में अपॉइंट किए गए थे, सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किन राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा। तो इन 4 राज्यों के भी विधानसभा चुनाव अभी होने हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाराष्ट्र कैबिनेट ने किस शहर के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की मंजूरी मार्च 2024 में दी? आंसर होगा मुंबई। मुंबई के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का फैसला हुआ है 13 मार्च को। ठीक है, तो किन रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जाएगा, तो उसकी पूरी लिस्ट जो है ना वो मैंने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो ये 8 रेलवे स्टेशन है, इन सब के नाम चेंज हो गए। हालांकि अभी केवल राज्य सरकार ने अपने कैबिनेट में ये पारित कर लिया। अब केंद्र सरकार जब तक ये ओके नहीं करेगी तब तक ये मतलब लागू नहीं होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, और गवर्नर हैं रमेश बैस। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने की मंजूरी मार्च 2024 में दी है? आंसर होगा अहिल्यानगर। क्या है? अहिल्यानगर। तो ये भी फैसला 13 मार्च को किया गया कैबिनेट की मीटिंग में कि अहमदनगर का नाम जो है ना वो 18वीं सदी की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर रखा जाएगा। ठीक है, और हालांकि इसके बारे में ऐलान तो पिछले साल ही किया गया था वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन अब एक्चुअल में इस पर काम शुरू हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उन्हीं की कैबिनेट, उन्हीं की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एकनाथ शिंदे। और अब अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं महत्वपूर्ण। माइक्रोसॉफ्ट एआई
उसके नए सीईओ कौन बने? आंसर होगा मुस्तफ़ा सुलेमान। तो अब माइक्रोसॉफ्ट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो चीफ रहेंगे और माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं सत्या नडेला, तो उनको वो रिपोर्ट करेंगे, ब्रिटिशर्स हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा राहुल सिंह। ठीक है, आईएएस अधिकारी हैं, तो 13 मार्च को उनको नियुक्त किया गया है, राहुल सिंह को। बिहार कैडर के 1996 बैच के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा नवनीत सहगल। वो उत्तर प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, तो उनको अब प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ओके, प्रसार भारती जो है वो उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और इसी के अंडर में दूरदर्शन, रेडियो वगैरह वगैरह ये सब जो भी सरकारी जो चैनल हैं और जो रेडियो हैं वो सब होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब डिफेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत इटली सैन्य सहयोग समूह यानी MCG की बैठक का 12वां संस्करण मार्च 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। ये नई दिल्ली में किया गया भारत और इटली के सैन्य सहयोग के बीच में, सैन्य सहयोग को लेकर 12 और 13 मार्च को। तो इटली के बारे में बात कर लेते हैं। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटरेला। राजधानी रोम है, मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जगह भारतीय नौसेना के पहले मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन मार्च 2024 में किया है? आंसर होगा दिल्ली में। ठीक है, ये नौसेना भवन है और मॉडर्न फैसिलिटी और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है और इसका अपना एक स्वतंत्र मुख्यालय है और ये दिल्ली छावनी यानी दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में है। ओके, इससे पहले जो मुख्यालय एक जगह नहीं था, अलग अलग उसके बिल्डिंग्स थे और उन सब से अलग अलग चीज़ें कंट्रोल की जाती थी। अब सिंगल बिल्डिंग हो गई है, एक मुख्यालय हो गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन किया गया? आंसर होगा यूएसए यानी अमेरिका। तो मार्च में हुआ है टाइगर ट्रायम्फ। ये पूर्वी समुद्री तट जो भारत का है वहाँ पर आयोजित किया गया है और ये ट्राई सर्विस अभ्यास है। इसका मतलब है कि तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए 24 आयोजित किया गया मार्च में? आंसर होगा सेशल्स। ये सेशल्स में आयोजित किया गया है। सेशल्स की जो लैंग्वेज है ना, सेशेलोइस क्रियोल, उसमें लिमितिए का मतलब होता है मित्रता। तो ये द्विवार्षिक ये अभ्यास होता है और 10वां संस्करण 2024 में आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। मुंबई ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीत लिया है? आंसर को विदर्भ को हराया और फिर मुंबई ने ये खिताब जीत लिया है। एक इम्पॉर्टेंट खिताब है घरेलू क्रिकेट का। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का जो फाइनल मैच है वो 10 से 14 मार्च के बीच में हुआ और मुंबई और विदर्भ के बीच में ये फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया था? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। और मुंबई टीम के कप्तान कौन थे? अजिंक्य रहाणे और विदर्भ टीम के कप्तान अक्षय वाडकर। अगला क्वेश्चन, स्टॉप क्लॉक नियम क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल में अस्थायी बना दिया है, मतलब लागू कर दिया है? आंसर होगा 60 सेकंड के भीतर अगला ओवर शुरू न करने पर 2 वार्निंग के बाद 5 रन की पेनल्टी। फ़ायदा दूसरी टीम को हो जाएगा, 5 रन उसको मिल जाएंगे, तो ये पेनल्टी है। तो आईसीसी ने ये कहा है कि जून से ये नियम जो है ना वो लागू हो जाएगा वनडे और T20 इंटरनेशनल में। ठीक है, स्टॉप क्लॉक जो नियम है उसमें। ओके, तो ये समय की बर्बादी को रोकने के लिए आईसीसी की ओर से ये शुरू किया गया है, ये नया नियम। अगला क्वेश्चन, विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL की चैंपियन टीम कौन बनी है? आंसर का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर।
WPL का फाइनल हुआ 17 मार्च को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। और अब बात करते हैं निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया 15 मार्च 2024 को, तो उन्हें कौन सा अवार्ड मिल चुका था? आंसर का रेमन मैग्सेसे अवार्ड। वो 90 साल के थे, उम्र संबंधित समस्याओं की वजह से उनका निधन हो गया। और वो कब थे नौसेना के प्रमुख? तो दिसंबर 1990 से लेकर सितंबर 1993 के बीच में उन्होंने नौसेना प्रमुख के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी और इस देश के 13वें नौसेना प्रमुख थे वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा अवार्ड से रिलेटेड और बात करेंगे हम लोग साहित्य अकादमी से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन होगा हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आंसर होगा संजीव। ठीक है, देखिए ये पुरस्कार जो है 2023 के लिए है, लेकिन 12 मार्च 2024 को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के जो अध्यक्ष हैं माधव कौशिक, तो उन्होंने ये प्रदान किया विजेताओं को। ठीक है, ये पुरस्कार समारोह जो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की 70वीं वर्षगांठ के जश्न के दौरान साहित्योत्सव आयोजित किया गया था, उस दौरान मनाया गया। ठीक है, संजीव को ये जो अवार्ड है वो उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और लगभग 150 से ज़्यादा कहानियाँ और 15 जो है ना वो उपन्यास उन्होंने लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? आंसर का इसका नीलम शरण गौर। तो उनको ये अवार्ड उनके अंग्रेजी उपन्यास रिक्विंग इन राग जानकी इसके लिए मिला है। किसके लिए? रिक्विंग इन राग जानकी के लिए। और अब पूरी लिस्ट में एक बार दिखा देना चाहता हूँ, अलग अलग भाषाओं में ये लिस्ट है और सम्मिलित एग्जामिनेशन मतलब सम्मिलित राज्य में ये जो भी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो भी आप देख लेंगे। मैंने PDF में पूरा डिटेल लिस्ट दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? आंसर को 126। कितने? 126। इससे पहले वाली जो रिपोर्ट आई थी ना उसमें हमारी स्थिति एक बेहतर थी, यानी 125 थी, अब हम 126 हैं। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो था ना 20 मार्च 2024 को, तो उसी के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 है उसको जारी किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड में खुशहाली सबसे बेहतरीन बताई गई है और लगातार 7वीं बार उसने ये पहला स्थान प्राप्त किया है। तो एक बार टॉप 10 देख लेते हैं। तो नंबर 1 फिनलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड स्थान पर है आइसलैंड, फोर्थ पे स्वीडन, फिफ्थ पे इजराइल है, सिक्स स्थान पर है नीदरलैंड, सेवन्थ स्थान पर है नॉर्वे, एट्थ पर है लग्जमबर्ग, नाइन्थ पे स्विट्जरलैंड और 10th पर है ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो रिपोर्ट है वो 2023-24 है, लेकिन इसमें जो डेटा है वो 2022 का है, इसलिए क्वेश्चन में 22 भी लिखा हुआ है 2022। इसका आंसर होगा 134। देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ना यानी UNDP, तो उसने 13 मार्च को ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 जारी किया है। टॉप 10 देश कौन है? तो नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है, थर्ड पे आइसलैंड है, फोर्थ पे हांगकांग है, फिफ्थ पे डेनमार्क है, फिफ्थ पे ही स्वीडन भी है, सिक्स पे कोई नहीं है क्योंकि फिफ्थ पे 2 देश हैं, सेवन्थ पे जर्मनी, फिर सेवन्थ पे ही आयरलैंड है, एट्थ कोई नहीं, नाइन्थ पे सिंगापुर है और 10th पर ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की सबसे प्रदूषित हवा वाली राजधानी का नाम बताएं। यहाँ पर बात हो रही है राजधानी के, शहर की बात नहीं हो रही, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राजधानी की बात हो रही है और इसका आंसर होगा नई दिल्ली। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक न्यू दिल्ली जो है ना वो दुनिया में सबसे खराब हवा वाली राजधानी है। तो स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, तो उसी ने ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट उसको जारी की है। उसने कहा
इस रिपोर्ट में PM 2.5 जो कण होते हैं, बहुत महीन कण होते हैं कण, तो उसके आधार पर देशों, राजधानी और शहरों की रैंकिंग की गई है। तो राजधानी में तो नई दिल्ली है दुनिया में नंबर 1 सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा वाली। अगर हम देश की बात करेंगे सबसे ज़्यादा प्रदूषित, तो वो है हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। और अगर शहर की बात करेंगे या महानगर की बात करेंगे हम अगर, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित महानगर दुनिया का वो बेगूसराय है, बिहार का बेगूसराय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार सबसे गर्म वर्ष यानी तापमान का जो रिकॉर्ड करने का जो इतिहास है उससे अब तक कौन सा रहा है? आंसर का 2023 पिछला साल जो था वो सबसे गर्म था और इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। किसने जारी किया है? तो WMO ने वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट कब जारी हुई है? 19 मार्च को जारी हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। WWF इंडिया की रिपोर्ट नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क्स ऑफ इंडिया, उसके अनुसार शार्क्स के बॉडी पार्ट के अवैध व्यापार में किस राज्य, मतलब कौन सा राज्य सबसे आगे है? सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पर मिले हैं? आंसर का तमिलनाडु, लगभग 65% जो शार्क्स मछली है तो उसके अंगों का कारोबार हो रहा है। और तमिलनाडु के बाद स्थान आता है कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों का। तो उनके जो अंग हैं शार्क्स के, उनका अवैध व्यापार होता है और तो कई चीज़ें भी बनाई जाती हैं, कलाकृति भी बनाई जाती है, उसका मांस खाया भी जाता है, ये सब चीज़। और इसकी वजह से शार्क जो है ना मछली, उस पर खतरा मंडरा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO स्टार्टअप फोरम के चौथे संस्करण का आयोजन मार्च 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर का न्यू दिल्ली में। ठीक है, SCO स्टार्टअप फोरम है तो उसका चौथा संस्करण था, न्यू दिल्ली में 19 मार्च को आयोजित किया गया था। अब बात करेंगे विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हिंसाग्रस्त देश हैती से डोमिनिकन गणराज्य में, जो पड़ोसी है हैती का, तो वहाँ पर अपने नागरिकों को भेजने या फिर हैती से निकाल के उस जगह ले जाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? उसका अभियान का नाम क्या? आंसर का ऑपरेशन इंद्रावती। क्या नाम है? ऑपरेशन इंद्रावती। तो भारतीयों को दूसरे देश में शिफ्ट किया गया है और इस अभियान की शुरुआत विदेश मंत्री S जयशंकर ने 21 मार्च को की है। ओके, पिछले जो कुछ अभियान थे उनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है, मेरे बगल में आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान किस देश में अमेरिका को अपने दूतावास कर्मियों को मार्च 2024 में एयरलिफ्ट करना पड़ा? मतलब हेलीकॉप्टर आया और दूतावास के ऊपर और फिर वहाँ से ऊपर खींच के ले जाना पड़ा लोगों को, दूतावास में जो काम कर रहे थे अमेरिकी। आंसर का हैती, ये कैरेबियाई देश है और एक द्वीप समूह है और बहुत बड़ा नहीं है, 4000 किलोमीटर लंबाई है और 250 किलोमीटर करीब करीब चौड़ाई है। राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत सारे क्रिमिनल गैंग हैं और तो उन सब का आतंक मचा हुआ। 80% जगहों पर क्रिमिनल गैंग का पूरा उसकी सत्ता चलती है उस देश के 80% हिस्सों पर। और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे एरियल हेनरी, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सेना या अंतर्राष्ट्रीय कई देशों की मिलीजुली सेना वहाँ पर तैनात करने की कोशिश की थी। उसके बाद ये हिंसा बहुत भड़क गई और फिर ये हुआ कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत और ब्राज़ील की पहली 2+2 मीटिंग कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर का न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये दोनों देशों के बीच में ये पहली ऐसी मीटिंग थी 2+2। 2+2 में क्या होता है कि डिफेंस और फॉरेन यानी रक्षा और विदेश मंत्रालय दोनों देशों के वो बातचीत करते हैं। और इससे पहले 4 ऐसे देश थे जिसके साथ भारत जो है 2+2 वार्ता करता रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस, उसके साथ 2+2 बातचीत होती रही है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। राष्ट्रपति हैं लूला डा सिल्वा और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल। अगला क्वेश्चन। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मार्च 2024 में इस्तीफा दे दिया? आंसर का आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। तो 20 मार्च को उन्होंने व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया और वो खुद घोषित रूप से समलैंगिक थे। ठीक है, आयरलैंड की बात करें, राजधानी क्या है? डबलिन।
राष्ट्रपति हैं वहाँ के माइकल डी हिगिंस। मुद्रा यूरो है। उसका पड़ोसी देश है यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन में वेल्स सरकार के पहले अश्वेत नेता का नाम बताएं। आंसर होगा वॉन गेथिंग। क्या है? वॉन गेथिंग। तो 20 मार्च को उनको चुना गया है। देखिए जो यूनाइटेड किंगडम है ना, वो मल्टी नेशनल कंट्री है, तो उसमें कई सारे अलग अलग नेशंस भी हैं, तो उसमें से एक ही है वेल्स। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में किन देशों के राष्ट्रपति को फ़ोन किया और कहा कि कूटनीति और बातचीत के जरिए युद्ध के मसले का हल निकाला जाना चाहिए। आंसर होगा रूस और यूक्रेन। ठीक है, 20 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये फ़ोन किया था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, और चुनाव जीतने की उन्होंने उनको बधाई दी थी। 5वीं बार पुतिन जो है वो राष्ट्रपति बने हैं। दोनों इस दौरान जो है ना बातचीत हुई रूस यूक्रेन युद्ध पर भी, और इसी दौरान पुतिन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बातचीत कूटनीति के जरिए समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। इसके कुछ घंटे बाद ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी फ़ोन पर बात की और यही बात कही कि भाई जंग का हल कूटनीति से निकालना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? फिलिस्तीन के नए प्राइम मिनिस्टर आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा। मोहम्मद मुस्तफ़ा बने हैं फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है? तो महमूद अब्बास है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल की पर्यटन का राजधानी का नाम बताएं। टूरिज्म कैपिटल नेपाल की कौन सी है जिसकी घोषणा वहाँ की सरकार ने की हाल ही में? आंसर होगा पोखरा। ठीक है, क्या है? पोखरा। तो मेन तो कैपिटल हो गया काठमांडू और ये पर्यटन राजधानी हो गई पोखरा। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर पुष्पकमल दहल प्रचंड, तो उन्होंने ये घोषणा की है 17 मार्च को। ठीक है, नेपाल की बात कर लें, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। मुद्रा वहाँ की नेपाली रुपया है। अगला क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने? आंसर का 5वीं बार। मार्च 2024 में चुनाव हुआ, उसमें उनको 88% वोट मिले हैं। ठीक है, तो कई बार वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, 5वीं बार बने हैं। इससे पहले 2000 में, फिर 2004 में, 2012 में, 2018 में और 2024 में वो राष्ट्रपति बने हैं। और प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2 बार, 1999 में और 2008 में। अब ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। यूनेस्को ने किन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है, जिससे भारत में इसकी संख्या 57 हो गई? यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि अस्थायी सूची की बात हो रही है, अस्थायी की बात नहीं हो रही। तो आंसर को उपरोक्त सभी, यानी ग्वालियर किला, खूनी भंडारा, चंबल घाटी के रॉक कला स्थल, भोजेश्वर महादेव मंदिर, मंडला के गौंड स्मारक और धामनार के ऐतिहासिक संग्रह। ठीक है, तो इन 6 विश्व धरोहर स्थल को यूनेस्को ने अस्थायी सूची में शामिल करने की सूचना दी है और इसी के साथ संख्या अब बढ़ गई है। तो यूनेस्को के जो अस्थायी सूची है 57, उनकी पूरी लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दे दी है, आप देख सकते हैं। PDF में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। और जो अस्थायी सूची है ना, उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। 42 है अस्थायी सूची वर्ल्ड हेरिटेज भारत में। और अब हम लोग इस वीडियो के आखिरी स्टेज में आ चुके हैं और दिवस पर बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 21 मार्च को। और इस बार की थीम क्या है? वन और नवाचार, बेहतर दुनिया के लिए नए समाधान। अगला क्वेश्चन, विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 21 मार्च को। यूनेस्को ने इसकी घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 21 मार्च। और इस बार की थीम क्या है? रूढ़िवादिता को खत्म करें। अगला क्वेश्चन, विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरो। अगला क्वेश्चन, आयुध निर्माण दिवस यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मार्च को। और थीम क्या है इस बार की? खुशी के लिए पुनः जुड़ना, लचीले समुदायों का निर्माण। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और अब होली है, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और होली के अवसर की वजह से अगले 2 दिन वीडियो नहीं आएगा, मंडे और ट्यूसडे को वीडियो नहीं आएगा करंट अफेयर्स का। तो थर्सडे को हम लोग फिर से मिलेंगे ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।